हेलो बच्चों, हम लोग एसी करंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। एलसीआर सीरीज सर्किट को हम लोग आज समझेंगे। एलसीआर सीरीज सर्किट से मीनिंग है कि उसमें इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो और रजिस्टर भी हो, और तीनों कैसे कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो तीनों। इंडक्टर, डायग्राम में आप देख रहे हैं, इंडक्टर कनेक्ट है, एक कैपेसिटर कनेक्ट है और रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और तीनों कैसे हैं, सीरीज में है। ओके, जो एसी सोर्स है वो V = V0 sin ओमेगा टी। आप लोगों ने देखा कि सभी सर्किट में जो एसी सोर्स को लिया गया था वो सेम लिया गया, V = V0 sin ओमेगा टी। करंट चेंज हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VL है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज VC, और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, VR है। तो यहाँ पर VL क्या है, VL को हम ले सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर मीन्स L। VC पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C, और VR पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R। ओके, तो यहाँ पर रिलेशन होता है, जो V होता है वो क्या होता है, √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये V का फार्मूला है आपका। इससे हमें जानकारी मिलती है कि VR और VL माइनस VC के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री का एंगल है। ओके, रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेक्टर में R = क्या होता है, P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos θ होता है। अब यदि R = सिर्फ P² प्लस Q² हो जाए तो इससे क्या पता चलता है, थीटा क्या है, 90 डिग्री है। P और Q के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इन सिमिलर वे V यहाँ पर क्या है, √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि एंगल बिटवीन VR एंड VL माइनस VC इज 90 डिग्री। कितना है एंगल, 90 डिग्री है। एंगल बिटवीन VR एंड VL माइनस VC इज 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, और जो I होता है वह V/Z होता है। यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वह क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट का। तो जो Z का जो फार्मूला होता है वो √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर XL आपको पता ही है, XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है रिएक्टेंस के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। मीन्स
कैपेसिटेंस के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और आर क्या है, रजिस्टर के अगेंस्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो ये जेड होता है। जो टोटल सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो जेड रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर से क्या किया जाता है, पता किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। देखो तो हम इसको देखते हैं कि इसका जो डायग्राम बनता है फेस एंगल वगैरह को समझने के लिए, इसको हम समझते हैं। देखो इस तरह से इसका डायग्राम रहता है। हमने आपको क्या बताया था, वी एल माइनस वी सी और जो वी आर होता है उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये आई है, ओके, क्या है आई, और ये आपका भी है, तो जो वी एल माइनस वी सी और आर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। और जो आई और भी जो फेस एंगल या फेस डिफरेंस के नाम से पहचाना जाता है वो आई और भी के बीच का एंगल यहाँ पर कितना है, फाई है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं जो फाई की वैल्यू होती है वो क्या होगी। देखो तो जो अपना 10 फाई होगा, ठीक है, देखो 10 फाई यहाँ पर 10 फाई होगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये 10 फाई होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये फाई क्या है, आई और भी के बीच का एंगल है, आई और भी के बीच का एंगल है, इस तरह से समझना चाहिए। आपका आई है, ये भी है, तो फाई देखो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वी एल माइनस वी सी होगी, और जो ये डिस्टेंस होगी वो वी आर होगी। 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वी एल माइनस वी सी हो गया और ये आर हो गया। इसको हम समझते हैं यहाँ पर। देखो हाँ, देखो इस तरह से इसको हम समझेंगे। 10 फाई क्या हो जाएगा, इस डायग्राम से हम देखें तो 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ए एफ है, बेस क्या है, ओ ए है। अब ए एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ को हम ओ डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ओ डी अपॉन ओ ए। ओ डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी एल माइनस वी सी, और ओ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी आर लिख सकते हैं। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि वी एल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट कितना बह रहा, आई बह रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस या इंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, एक्सएल है, तो ये आई इंटू एक्सएल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्सएल। उसको हम इस तरह से लिखते हैं आई एक्सएल, ठीक है ना, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। वी सी क्या होगा, आई इंटू एक्सी होगा, करेंट इंटू इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और वी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। वी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। तो देखो ये 10 फाई क्या हो जाएगा, इसको हम समझते हैं। अब 10 फाई इक्वल टू हो जाएगा आई एक्सएल माइनस आई एक्सी अपॉन आई आर। तो 10 फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होगा। 10 फाई इक्वल टू क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होगा। तो 10 फाई का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, इस डायग्राम में देखो वी एल माइनस वी सी लिया, इससे पता चलता है वी एल की वैल्यू ज़्यादा है, वी सी की वैल्यू कम है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वी सी की वैल्यू ज़्यादा हो जाए और वी एल की कम हो जाए, तो ये डायग्राम कहाँ पर बनेगा, इसके
नीचे बनेगा इधर ऐसा आएगा, पैरेललोग्राम बनेगा और ये भी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एल क्या है, एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज लीड करेगा करंट को। कौन लीड करेगा? करंट को वोल्टेज लीड करेगा। उसको हम समझ लेते हैं इस तरह से। देखो अब इफ एक्सएल, एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा एल होती है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, जो कि उसकी वैल्यू 1/ω/c होती है, ठीक ना, इज ग्रेटर देन एक्सी, देन वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज करंट्स को लीड करेगा, देन वोल्टेज लीड्स करंट बाय एंगल फाई। किस एंगल से लीड करेगा? एंगल फाई से लीड करेगा उसे। इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी या फिर ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ω/c। एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा एल होती है, एक्सी की जो वैल्यू होती है वो 1/ω/c होती है। ओके, क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट, इफ XL is lesser than XC, that is omega L is lesser than 1/ω/c, omega L is lesser than 1/ω/c। तो यहाँ पर करंट लीड्स करेगा या फिर वोल्टेज लेग बिहाइंड होगा। करंट मीन्स I लीड्स वोल्टेज, y एन एंगल फाई। ओके, अंडरस्टूड। अब एक केस ऐसा ही बन सकता है कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए। क्या हो जाए? एक्सएल इक्वल टू एक्सी। जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ए एक्सएल माइनस एक्सी न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, 0/r तो 0 हो जाएगा। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू 0 मीन्स करंट और वोल्टेज कैसे होंगे? सेम फेस में होंगे। करंट और वोल्टेज कैसे होंगे? सेम फेस में होंगे। इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। इफ एक्सएल इक्वल टू एक्सी तो फाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और करंट और वोल्टेज कैसे होंगे? सेम फेस में होंगे। V एंड I आर इन सेम फेस, V एंड I आर इन सेम फेस। ओके, अंडरस्टूड। तो एलसीआर सीरीज सर्किट के फार्मूले हैं। V का फार्मूला क्या है? रूट के अंदर VR² प्लस VL माइनस VC²। इम्पीडेंस का फार्मूला क्या है? Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। I इक्वल टू V/Z होता ही है। अब देखो, इस सर्किट से, एलसीआर सर्किट से हम सभी बाकी 6 सर्किट भी इससे हम बना सकते हैं। यदि हमें इसका फार्मूला याद है तो हम इस फार्मूले से सभी 6 सर्किट बना सकते हैं। सभी 6 सर्किट के फार्मूलों को डेवलप कर सकते हैं, उनके फेस एंगल के फार्मूलों को डेवलप कर सकते हैं। तो उसको हम सीखते हैं कैसे डेवलप करेंगे। मान लो सपोज करो सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, तो ये VL और VC 0 हो जाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? VR हो जाएगा। XL और XC भी 0 हो जाएंगे तो Z बराबर R हो जाएगा। तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। अब XL और XC यहाँ पर 0 हैं तो tan फाई 0 हो जाएगा। तो फेस डिफरेंस या फेस एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब दूसरा सर्किट आता है,
सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अब यदि सर्किट में सिर्फ इंडक्टर हो, देखो तो उसे हम लोग समझते हैं, देखो सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, ठीक ना। इसको हम लेते हैं सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। तो देखो जब इंडक्टर कंटेन किए हुए है ओनली, तो यहाँ पर VR क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, VC भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ VL बचेगा। V इक्वल टू जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V इक्वल टू क्या बचेगा, VL बचेगा। अब Z में भी समझ लीजिएगा, देखो Z में Z इक्वल टू क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब ओनली इंडक्टर है, इसका मीनिंग क्या है, R क्या है, 0 है, XC क्या है, 0 है, तो Z इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ XL बचेगा। क्या बचेगा, XL बचेगा, जो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ओके, इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं हम। अब एंगल के बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखो अब एंगल आपको पता है कितना है, tan phi इक्वल टू कितना है, XL माइनस XC अपॉन R है। अब देखो XL माइनस XC अपॉन R हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम R की जगह 0 रखेंगे, R की जगह हम 0 रखेंगे, तो tan phi कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो phi कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो प्योर इंडक्टर में फेस डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, प्योर इंडक्टर में फेस डिफरेंस 90 डिग्री होता है। ओके, पाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम सभी सर्किट के बारे में जानकारी ले सकते हैं सिर्फ इस सिंगल फार्मूले से। LCR सर्किट से V का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, Z का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, tan phi का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो हम ये सभी सातों सर्किट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मान लो आपको प्योर कैपेसिटर का बनाना है, तो यहाँ पर VR और VL 0 हो जाएंगे, तो V इक्वल टू VC हो जाएगा। यहाँ पर R और XL 0 हो जाएंगे, तो Z इक्वल टू XC हो जाएगा। यहाँ पर R 0 होने की वजह से tan phi कितना हो जाएगा, जी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक ना। इसको हम कभी और किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। अब सपोज करो, मान लो आपको LR सीरीज सर्किट लेना है, तो यहाँ पर VC 0 हो जाएगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा, VR² प्लस VL स्क्वायर। XC 0 हो जाएगा, तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, √R² प्लस XL स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर XC 0 हो जाएगा, तो tan phi इक्वल टू XL अपॉन R का फार्मूला बन गया। तो हमारा कहने का मीनिंग ये है कि आप इस सर्किट के द्वारा बाकी सभी 6 सर्किट के फार्मूलों को डेवलप कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ओके, अब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 28 है, इन द एडजॉइनिंग सर्किट calculate the inductive reactance and the capacitive reactance. What should be the source frequency so that the two reactants become equal in magnitude? What would then be the impedance of the circuit? देखो यहाँ पर in the adjoining circuit calculate the inductive reactance and the capacitive reactance. पहले inductive reactance पूछा है, XL पूछा है, फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा है। और ये कौन सा सर्किट है, LCR सीरीज सर्किट है। इंडक्टर 50 मिली हेनरी का दिया हुआ है, कैपेसिटर 0.2 माइक्रोफैराड और रजिस्टर 100 ओम का आपको दिया हुआ है। और जो AC सोर्स है वो 30 sin 1000t है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें XL निकालना है, तो XL के लिए फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। XC फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो V कितना दिया हुआ है आपका, ओके, V दिया हुआ है आपका
t, दिस इज गिवन 30 sin 1000 t। तो इसका हम इससे कंपैरिजन करेंगे किससे, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो ओमेगा होगा वो 1000 हो जाएगा अपना। कितना हो जाएगा ओमेगा, 1000। ओके, हाँ 1000 हो जाएगा ओमेगा, 10 20 30। हाँ ओके, ओमेगा आपका 1000 हो गया रेडियन पर सेकेंड। पर यहाँ पर आंसर में 10⁻⁴ दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो 3 0 ही है। ओमेगा 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक ना। ओके, अंडरस्टूड। अब ओमेगा आ गया। अब उसने एक्सएल पूछा है, देखो एक्सएल, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा क्या है, 1000 है, और यहाँ पर एल कितना दिया हुआ है, देखो एल देखिएगा, एल दिया हुआ है 50 मिली हेनरी। कितना दिया हुआ है, 50 मिली हेनरी। तो हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻3, तो 50 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 50 ओम आ जाएगा। एक्सएल जी क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आ गया, 50 ओम आ गया। अब हम एक्सी को फाइंड आउट करते हैं। एक्सी क्या होता है, ओमेगा सी होता है। ओमेगा यहाँ पर 1000 हमने फाइंड आउट किया, और देखो जो सी दिया हुआ है वह 0.2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला हमने गलत लिखा हुआ है, ये 1/ओमेगा सी होता है। कितना होता है, 1/, देखो एक्सी का जो फार्मूला होता है वो 1/ओमेगा सी होता है। तो देखो ये 1 लिखा हमने और ये अपॉन कर लिया, 1000 इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है 0.2 माइक्रोफैराड दी हुई, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई किए लेते हैं, तो देखो एक्सी जो होगा वो 1/, देखो एक 0 तो हम इधर दे दें तो 2 हो जाएगा, और 2 0 से इसको 10⁻⁻4 कर लें। अब ये हो जाएगा आपका 10⁻⁴/2, 10,000/2, तो 5000 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को फाइंड आउट कर लिया और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। अब देखो उसके बाद हम देखते हैं, इसको प्लीज मेक अ नोट, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये तो फाइंड आउट कर लिया हमने, कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट शुड बी द सोर्स फ्रीक्वेंसी, व्हाट शुड बी द सोर्स फ्रीक्वेंसी सो दैट द टू रिएक्टेंस बिकम इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सोर्स फ्रीक्वेंसी पूछा है जब दोनों कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाए, मीन्स एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए। ओके, व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा एल होता है, एक्सी का 1/ओमेगा सी होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा इक्वल टू होगा 1/√LC। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 1/√LC हो जाएगा। तो एल और सी की हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें, और ओमेगा को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो भाई देखो 1/√, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, एल की वैल्यू देखो यहाँ पर ये दिया हुआ 50 मिली हेनरी। कितना दिया हुआ है, 50 मिली हेनरी में 50 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 50 इंटू 10⁻⁻3 लिखेंगे। ओके, 50 इंटू 10⁻⁻3 लिखेंगे। और यहाँ पर एक्सी की वैल्यू 0.2 माइक्रोफैराड दी हुई है, तो एक्सी की जगह हम क्या लिखेंगे,
0.2 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ओमेगा की क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो देखो भाई, इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। एक 0 हमने इसको दिया तो ये 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 10। तो ये बचेगा आपका, यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज 1/10⁻⁻8 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 1/10⁻⁻4, तो 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। कब, जब एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, एक्सी होगा। जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, तब के लिए ओमेगा है। ओके, अंडरस्टूड। फिर उसने आगे पूछा है उसमें कि देखो, ये पूछा है कि व्हाट वुड बी द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो सर्किट का जो इम्पीडेंस क्या होगा। नेचुरल बात है, देखो आपको पता है कि इम्पीडेंस का क्या फार्मूला होता है। इम्पीडेंस का फार्मूला होता है Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया हुआ है XL इक्वल टू XC दिया हुआ है, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। R हमें कितना दिया हुआ है, R हमें 100 ओम दिया हुआ है। तो क्या है, ये 100 ओम हो गया आपका। R कितना हो गया, 100 ओम हो गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ 29, एन AC सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन। ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 हेनरी का क्या है, इंडक्टर है, और ये AC में दोनों कनेक्ट हैं। ओके, सेम करंट बह रहा है, मीन्स AC में कनेक्ट है। और जो AC सोर्स है वो 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का AC सोर्स है। कैलकुलेट द करंट एंड पावर फैक्टर। हमें करंट निकालना है और पावर फैक्टर निकालना है। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल तो हमें दिया हुआ है 250 वोल्ट है। अब करंट निकालने के लिए हमें इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस मींस इम्पीडेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इम्पीडेंस को। तो जो करंट होगा वो V/Z से हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इम्पीडेंस LR सीरीज सर्किट है, तो LR सीरीज सर्किट के लिए इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है, देखो टोटल फार्मूला क्या, ये फार्मूला है आपका Z इक्वल टू क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर C नहीं है, कैपेसिटर तो नहीं है, तो XC 0 हो जाएगा। तो Z का जो फार्मूला बनेगा वो R² प्लस XL² बनेगा। R हमें दिया हुआ है, XL को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है, और ये 2πf इंटू L हो जाएगा। तो 2π f हमें कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और L हमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ओके, तो दिस इज कितना हो जाएगा, ये 600 पाई ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये XL हो जाएगा 600 पाई ओम। अब हम Z को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R कितना, 100 का स्क्वायर प्लस 600 पाई का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर प्लस 600 पाई का होल स्क्वायर, इससे Z मिल जाएगा हमें। अब I पूछा है उसने, तो I इक्वल टू क्या होता है, V/Z हो जाएगा। V आपको कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, और Z निकल गया 100 स्क्वायर प्लस 600 पाई का होल स्क्वायर, तो I मिल गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। साथ में और क्या पूछा है उसने, पावर फैक्टर भी पूछा है। क्या पूछा है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू होता है R/Z। कितना होता है, R/Z।
जेड होता है पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू, ये टोटल पूरा cos phi पावर फैक्टर कहलाता है, r अपॉन जेड होता है। तो r की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 100 दिया हुआ है, और उसे हम z से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, रूट 100 स्क्वायर प्लस 600 पाई का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। पावर फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि r का यूनिट भी रेजिस्टेंस है और z का यूनिट भी रेजिस्टेंस है। अब इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये दोनों आंसर मिल जाएंगे, i का भी आंसर मिल जाएगा, पावर फैक्टर का आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर जब हम कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो z की जो वैल्यू आएगी वो 1887.60 आएगी, और करंट की जो वैल्यू आएगी वह ये आएगी, करंट की वैल्यू 0.1324 एम्पियर आएगी, और cos phi की जो वैल्यू होगी वो आएगी 0.053 हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, अ करंट ऑफ 1.1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल व्हेन इज कनेक्टेड to a 110 volt DC source. When 110 volt 50 hertz AC is applied to the same coil, only 0.5 ampere current flows. Calculate the resistance, impedance and inductance of the coil. कोई coil है, उसे हमने 110 वोल्ट DC सोर्स से कनेक्ट किया तो 1.1 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, उससे फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, 1.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब डीसी सोर्स से कनेक्ट किया तो उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही वर्क करेगा, इंडक्टेंस वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब देखो, आपको पता है क्या पूछा है उसने, आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। भी यहाँ पर 110 दिया हुआ है, आई 1.1 दिया हुआ है। जब हम उसे डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट कितना बह रहा है, 1.1 एम्पियर का। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 ओम आपका आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस का। अब उसने इम्पीडेंस देखो, फिर उसने क्या किया, फिर 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इज अप्लाइड टू द सेम कॉइल, ओनली 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लो, फाइंड द इम्पीडेंस। तो देखो यहाँ पर आपको पता है आई इक्वल टू कितना होता है, वी अपॉन जेड होता है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा। अब जब हम उसे एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो उसमें रजिस्टर भी वर्क करेगा और इंडक्टर भी वर्क करेगा, मतलब रेजिस्टेंस भी काम करेगा और इंडक्टेंस भी उसमें क्या करेगा, वर्क करेगा। तो आरएल सीरीज सर्किट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आरएल सीरीज सर्किट बन जाएगा। ओके, तो Z इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जो Z क्या है, इम्पीडेंस है, V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 110, I कितना आया 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 220 ओम आ गया है। क्या इम्पीडेंस कितना आ गया, सॉरी हाँ, इम्पीडेंस कितना आ गया आपका 220 ओम आ गया। देखो जब हमने उसे AC सोर्स से कनेक्ट किया तो अब उसमें रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है, तो जो I होगा वो V अपॉन जेड होगा, जो Z होगा वो V अपॉन आई होगा। अब आगे उसने पूछा इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, Z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का। ओके, देखो Z हमें कितना दिया हुआ है, Z हमने अभी फाइंड आउट किया है 220। आर हमें कितना दिया हुआ है, आर हमने फाइंड आउट किया, कितना फाइंड आउट किया, आर 1100 स्क्वायर, सॉरी। अब पहले हम इस एक्सएल को क्या करें, फाइंड आउट करें। एक्सएल से फिर हम एल को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखो स्क्वायरिंग करेंगे इसका, तो 220 का होल स्क्वायर 484, 22 का स्क्वायर होता है 20 और हम आगे बढ़ा देंगे। दिस इज 10,000 प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दिस इज 10,000 प्लस एक्सएल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
तो एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा 48400 माइनस 10,000। ये क्या हो गया? एक्सएल स्क्वायर हो गया। तो एक्सएल आपका 195.95 आ गया। इसको हम 196 ओम लिख सकते हैं। अब एल एक्सएल इक्वल टू 2πfl होता है, तो एल इक्वल टू एक्सएल अपॉन 2πf हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी। एक्सएल कितना है? 196 है। 2π की वैल्यू 3.14, एफ हमें 50 दिया हुआ है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.6238 आ जाएगा। तो दिस इज 0.624 हेनरी क्या हो जाएगा? अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर?